हेलो गाइस। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, ब्लड कोआगुलेशन क्या होता है और प्लेटलेट प्लग कैसे फॉर्म होता है। इस लेक्चर में हम ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के कुछ थ्योरीज जैसे हॉवल्स थ्योरी, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग और क्लॉटिंग फैक्टर्स को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हॉवल्स थ्योरी से। डॉक्टर हॉवल ने ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का एक पाथवे दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम, जैसे ही प्लेटलेट्स में डैमेज होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में ट्रिप्टेज रिलीज होता है। ट्रिप्टेज देन एंटी प्रोथ्रोम्बिन एंटीबॉडी को इनएक्टिव कर देता है। इसके इनएक्टिव होने से ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस होता है। प्रोथ्रोम्बिन देन कैल्शियम आयन के साथ कंबाइन होकर के एक्टिव स्टेट दैट इज थ्रोम्बिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन इज इनएक्टिव, थ्रोम्बिन इज एक्टिव स्टेट ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन देन ब्लड प्लाज्मा में फिब्रिनोजन को रिलीज करवाता है एंड फिब्रिनोजन कैल्शियम आयन के साथ कंबाइन होकर के ब्लड क्लॉट दैट इज इनसॉल्युबल फिब्रिन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में ब्लड कोआगुलेशन 13 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इन 13 फैक्टर्स को देखेंगे और उनका सोर्सेस क्या है। फर्स्ट फैक्टर, फैक्टर 1, दैट इज फिब्रिनोजन। इट्स सोर्स इज लिवर। फैक्टर 2 इज प्रोथ्रोम्बिन। इसका भी सोर्स है लिवर। फैक्टर 3, थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू फैक्टर। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर टिश्यू फैक्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे का इनिशियलाइजेशन है। जब भी ब्लड वेसल्स में कुछ ट्रॉमा होते हैं, देन फैक्टर 3 रिलीज होता है जो इंट्रिंसिक पाथवे को स्टार्ट करता है। इसका सोर्स है प्लेटलेट्स और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। फैक्टर 4 इज कैल्शियम आयन। इसका सोर्स है बोन्स एंड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फैक्टर 5 इज लेबाइल फैक्टर और प्रोएक्सेलरिन। सोर्स इज लिवर एंड प्लेटलेट्स। ये एक इंटरेस्टिंग है। क्लॉटिंग फैक्टर 6 अनअसाइंड है। फैक्टर 7 सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्सन एक्सेलरेटर। इसका सोर्स है लिवर। फैक्टर 8 इज एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। एंटी हेमोफिलिक फैक्टर के डिफिशियंसी से क्लासिक हेमोफीलिया होता है। इसका सोर्स है एंडोथेलियम। फैक्टर 9 इज क्रिसमस फैक्टर और एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी। सोर्स इज लिवर। फैक्टर 10 is Stewart factor. Source is also liver. Factor 11 is plasma prothrombin antecedent PPA. Source is liver. Factor 12 is Hagman factor. Source is also liver. Factor 13 is fibrin stabilizing factor. फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में, क्योंकि ये फाइब्रिन मोनोमर्स को फाइब्रिन मेश के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फाइब्रिन मोनोमर्स में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जिससे वो मेश बनता है और इसका सोर्स है ब्लड प्लाज्मा। जितने सारे डिजीजेस हैं जो लिवर को अफेक्ट करते हैं, वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के कंसेंट्रेशन में इफेक्ट करता है और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के रेट में भी इफेक्ट करता है। मीन्स हमारा अगर लिवर में कोई डिजीज होता है तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे फैक्टर 11, फैक्टर 12, फैक्टर 1, फैक्टर 2, ये सारे के कंसेंट्रेशंस कम हो जाएंगे और हमारा ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन का जो रेट है वो भी इफेक्ट करेगा। Mechanism of blood clotting. Entire process of clotting involves interplay of two kind of enzymatic pathways. पूरे blood clotting के process को दो enzymatic pathways से देखा जाता है। दो pathways, पहला है intrinsic pathway, दूसरा है
Extrinsic pathway. These two pathways converge on a common pathway which results in production of a fibrin clot. ये दो पाथवे एक कॉमन पाथवे फॉर्म करता है जो फाइब्रिन क्लॉट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मीन्स ये दो अलग अलग पाथवेज हैं, ये दो कन्वर्ज करते हैं एंड देन ये ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। Whole blood clotting process production is completed in at least three important stages. फर्स्ट है थ्रोम्बोप्लास्टिन का ओरिजिन, सेकंड है थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनना एंड थर्ड है फिब्रिनोजन से फिब्रिन का कन्वर्सन। नेक्स्ट हम इस पूरे पाथवे को एक फ्लो चार्ट के हेल्प से देखेंगे। जैसे कि हमने देखा कि इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे कन्वर्ज होता है एक कॉमन पाथवे में और उससे प्रोड्यूस होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिनोजन थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में फिब्रिन मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन फिब्रिन मोनोमर्स आर अनस्टेबल होते हैं। इसी कारण फैक्टर 13 दैट इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में फिब्रिन पॉलीमर्स और फिब्रिन मेश बनाते हैं। फिब्रिन मेश फिब्रिन मोनोमर्स में कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से होता है। देन फिब्रिन मेश प्लेटलेट्स, फॉस्फोलिपिड्स और अदर मटेरियल्स को अट्रैक्ट करके एक इनसॉल्युबल क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। इस डायग्राम में हम क्लॉटिंग फैक्टर्स और ब्लड वेसल्स को देखते हैं। ब्लड वेसल्स के मैकेनिज्म कैसे ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है वो कंबाइंड देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जैसे देखा था कि प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं जैसे ही ब्लड वेसल्स में डैमेज हुआ, ब्लड प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज हो गए। क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिन देन फैक्टर 13 के हेल्प से मेश लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। उसी दौरान ब्लड में वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन होते ही जहाँ पर डैमेज हुआ है वहाँ पर प्लेटलेट्स एक प्लग का फॉर्मेशन करते हैं। अब देन जो फिब्रिन मैश बना वो फिब्रिन स्ट्रैंड्स इन ब्लड प्लेटलेट प्लग के चारों तरफ एक नेट के टाइप से कन्वर्ट करके ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में थ्रोम्बोप्लास्टिन is released entirely in the plasma and fibrin is formed as a result of interaction between different plasma factors in which no clotting factors are required. इंट्रिंसिक पाथवे में थ्रोम्बोप्लास्टिन डायरेक्ट प्लाज्मा में रिलीज हो जाता है और फाइब्रिन जो है वो इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट प्लाज्मा फैक्टर्स से फॉर्म होता है जिसमें कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं होती। It is triggered due to the trauma to the blood cells or exposure of blood to collagen. ब्लड सेल्स में ट्रॉमा या ब्लड सेल्स रप्चर या फिर ब्लड को कोलेजन के एक्सपोजर से ये इंट्रिंसिक पाथवे ट्रिगर होता है। नेक्स्ट हम इंट्रिंसिक पाथवे के फ्लो चार्ट को देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जैसे ही ब्लड सेल्स में ट्रॉमा या फिर ब्लड सेल्स रप्चर करते हैं या फिर ब्लड कोलेजन से एक्सपोज करता है उसी वैसे ही इंट्रिंसिक पाथवे ट्रिगर होता है। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जैसे ही ये हुआ फैक्टर 12 रिलीज हो जाता है। फैक्टर 12 इज द हिगमैन फैक्टर एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिवेटेड फैक्टर 12। देन एक्टिवेटेड फैक्टर 12 इन HMK के साथ मिल करके HMK हाई मॉलिक्यूलर काइनिनोजन फैक्टर 11 को एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में कन्वर्ट करता है। एक्टिवेटेड फैक्टर 11 देन
कैल्शियम आयंस के साथ कंबाइन करके फैक्टर 9 दैट इज क्रिसमस फैक्टर को एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड फैक्टर 9 में कन्वर्ट करता है। उधर फैक्टर 8 एक्टिवेटेड स्टेट में कन्वर्ट होकर के एक्टिवेटेड फैक्टर 9 के साथ कंबाइन होकर के फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट करता है। देन एक्टिवेटेड फैक्टर 10 फैक्टर 5 एंड कैल्शियम आयन के साथ कंबाइन होकर के कॉमन पाथवे में चला जाता है दैट इज प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। देन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का काम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर combines with the calcium ion to convert prothrombin to thrombin। एंड आगे जो ब्लड क्लॉट का जो प्रोसेस हमने देखा वो कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे में clotting factors are derived from outside the plasma. The factors, that is phospholipids and proteins, are derived from the damaged endothelial tissue of blood vessels. Clotting factors प्लाज्मा के बाहर से डिराइव होते हैं और जो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स जो ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है वो डिराइव कहाँ से होता है? ब्लड वेसल्स के डैमेज्ड ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल टिश्यू से। सरफेस एक्टिवेटेड रिएक्शंस जो इंट्रिंसिक पाथवे में होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे में नहीं होता। और वो कौन कौन से रिएक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू फैक्टर। सेकंड, एक्सट्रिंसिक फैक्टर 10 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन और एक्शन ऑफ एक्टिवेटेड फैक्टर 10। नेक्स्ट हम एक्सट्रिंसिक पाथवे के फ्लो चार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि उसमें कैसे होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे ये कैसे ट्रिगर होता है? जैसे टिश्यू में ट्रॉमा होता है, जैसे वस्कुलर वॉल में ट्रॉमा होते ही या फिर एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यूज में ट्रॉमा होते ही ये रिलीज करता है टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 3। फैक्टर 3 that is thromboplastin. Then thromboplastin converts factor 7 to its activated state, that is activated factor 7. Then activated factor 7, thromboplastin और कैल्शियम आयन तीनों कंबाइन होकर के कन्वर्ट करता है फैक्टर 10 को एक्टिव उसके एक्टिवेटेड स्टेट में। Activated factor 10 combines with the factor 5 and calcium ion forms the prothrombin activator and then फिर से वो कॉमन पाथवे में चला जाता है जिसमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैल्शियम आयन के साथ कंबाइन होकर के वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को कोआगुलेशन कैस्केड समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Do hit the like button and share with your friends and subscribe to our channel and SS Target JE for such interesting videos. Thank you.